पिछले टर्म पे हम एल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं और एल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रिया में हमने अभी तक वो अभिक्रिया पढ़ी है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटता है, अर्थात एसिडिक रिएक्शन पढ़ी है। अब हम पढ़ेंगे वे अभिक्रिया जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटता है, या मैं ऐसे कह दूं कार्बन और हाइड्रोक्सी समूह के बीच का बंध टूटता है। ये बंध इस प्रकार से टूटेगा कि OH पर नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा है, इसलिए कार्बन पर हमेशा पॉजिटिव आएगा और OH पर नेगेटिव आएगा, अर्थात कार्बोधनायन मध्यवर्ती का निर्माण होगा। और कार्बोधनायनों के स्थायित्व का क्रम अच्छी तरीके से जानते हैं। सबसे ज़्यादा तृतीयक स्थायी होता है, फिर द्वितीयक और फिर प्राथमिक। इन कार्बोधनायनों के स्थायित्व के आधार पर ही एल्कोहलों की जो क्रियाशीलता का क्रम है वो इस प्रकार से होता है: सबसे ज़्यादा तृतीयक, फिर द्वितीयक और देन प्राथमिक। अर्थात तृतीयक एल्कोहल सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। यदि उदाहरण के रूप में लिया जाए, सबसे पहले हम HCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। यदि ZnCl2 व HCl की अभिक्रिया करवाए, इस ZnCl2 और HCl को हम लूकास अभिक्रमक बोलते हैं। तो इस लूकास अभिक्रमक की अभिक्रिया जब तीनों प्रकार के एल्कोहल प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक के साथ करवाते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल के साथ अभिक्रिया 30 मिनट में होती है, द्वितीयक के साथ 5 मिनट में और तृतीयक के साथ तुरंत हो जाती है। उसका कारण हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन एल्कोहलों की क्रियाशीलता इसी क्रम में बढ़ती जाती है। देखिएगा आप, ये प्राथमिक एल्कोहल है। प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया HCl ZnCl2 की उपस्थिति में करवाएंगे तो ये H और ये OH मिलकर के जल बाहर निकल जाएगा, Cl यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा RCl + H2O। 30 मिनट में होगी ये अभिक्रिया। इसी प्रकार द्वितीयक एल्कोहल, ये अभिक्रिया, इसमें OH निकलेगा बाहर, इसमें से H+, तो H और OH मिलकर के वही जल बाहर निकल जाएगा और Cl यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर ये यौगिक का निर्माण हो जाएगा। ये अभिक्रिया 5 मिनट में पूरी होती है। इसी प्रकार तृतीयक एल्कोहल की अभिक्रिया जब HCl और ZnCl2 के साथ करवाएंगे तो यहाँ पर भी एक जल का अणु बाहर निकलेगा, H+ और OH मिलकर के जल का अणु बाहर निकल जाएगा और अभिक्रिया तुरंत हो जाएगी। बहुत फास्ट अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट है PCl3, PCl5 व SOCl2 के साथ थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। देखिएगा, जब एल्कोहलों की अभिक्रिया इनके साथ करवाएंगे, PCl3, PCl5 व थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं, तब भी एल्किल हैलाइड बनते हैं। यहाँ पर देखो आप, इस एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 के साथ करवाते हैं। चूँकि यहाँ पर 3 क्लोराइड है तो 3 एल्कोहल अणुओं के साथ अभिक्रिया कर सकता है, तो यहाँ से OH बाहर निकल के क्लोरीन जुड़ जाएगा और OH फास्फोरस के साथ जुड़ जाएगा, तो ये 3 एल्किल हैलाइड बन गए और फास्फोरस के साथ 3 OH जुड़ेंगे तो यहाँ पर फास्फोरिक अम्ल बन जाएगा, H3PO3 का निर्माण हो जाएगा, या इसको हम POH का होल 3 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार एक उदाहरण लिया जाए तो इथेनॉल के साथ अभिक्रिया करवाएं PCl3 की, तो एथिल क्लोराइड बनेगा और फास्फोरिक अम्ल बाहर निकलेगा। यदि PCl5 के साथ अभिक्रिया करवाई जाए एल्कोहल की, तो यहाँ पर भी OH बाहर निकल के क्लोरीन जुड़ेगा, तो बनेगा तो एल्किल हैलाइड ही, लेकिन एक HCl और एक POCl3 बनेगा। एक तो HCl और एक POCl3, ये HCl और POCl3 बने। अब यहाँ पर हम कोई सा भी एल्कोहल ले सकते हैं, जैसे हम इथेनॉल ले रहे हैं, इथेनॉल की अभिक्रिया PCl5 के साथ करवा रहे हैं, तो एक तो एथिल क्लोराइड बन गया, एक POCl3 बन गया और एक HCl बाहर निकल गया, अर्थात एल्किल हैलाइडों का निर्माण होगा। इसी प्रकार एल्कोहल की अभिक्रिया यदि थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तब भी एल्किल हैलाइड का निर्माण होगा। ये एल्कोहल है, इसकी अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाई, एल्किल हैलाइड बना, HCl और SO2 गैस बाहर निकल गई, ये SO2 गैस बाहर निकल गई। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखो आप, ये एल्कोहल, ये थायोनिल क्लोराइड को हमने खोल के लिखा। सबसे पहले एल्कोहल में ऑक्सीजन का लोन पेयर सल्फर पर अटैक करेगा
और इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाएंगे तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव। अब आप देखो ये इस तरीके से जुड़ जाएगा, यहाँ बंध बना लिया तो इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव और इस पर आ गया नेगेटिव। अब ये नेगेटिव वापस बंध बनाएगा तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये चूँकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये H बहुत जल्दी H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो देखो आप सबसे पहले तो ये नेगेटिव यहाँ बंध बनाएगा डबल बॉन्ड, ये क्लोरीन Cl- के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये H+ और ये Cl मिलकर के HCl बाहर निकल गया, ये HCl बाहर निकल गया। अब आप अगला स्टेप देखिएगा, अगले स्टेप में क्या होगा, ये एल्किल समूह और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटेगा, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा इस जगह पर और ये Cl के रूप में। तो इस पर पॉजिटिव आएगा एल्किल पर, इस पर आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़ जाएंगे तो ये RCl बना लेंगे और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ये SO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये इसकी मैकेनिज्म है। देन है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। एल्कोहल अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक तीनों प्रकार की एमीन्स बनाते हैं। अब आप देखिएगा ये एल्कोहल है, अमोनिया लिया, एक H और एल्कोहल का OH मिलकर के जल बाहर निकल जाएगा और NH2 समूह जुड़ जाएगा। इसी प्रकार अब ये प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एमीन में अभी भी 2 हाइड्रोजन है जो एल्कोहल से अभिक्रिया कर सकते हैं, एल्कोहल से अभिक्रिया कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आप इसकी एक एल्कोहल अणु के साथ और अभिक्रिया करवाएंगे हम, तो एक H तो देगा ये प्राथमिक एमीन, OH देगा एल्कोहल, जल बाहर निकल जाएगा तो ये बन जाएगा द्वितीयक एमीन। इस द्वितीयक एमीन में एक हाइड्रोजन अभी भी है एल्कोहल से अभिक्रिया करने के लिए, इसलिए एक एल्कोहल के साथ और अभिक्रिया करवाई, इसका H इसका OH मिलकर के जल बाहर निकल गया, तृतीयक एमीन का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। देखिएगा जब हम एल्कोहलों की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो एल्किल नाइट्रेट बनता है। ये एल्कोहल इसकी अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाएंगे तो H और OH मिलकर के जल बाहर निकल जाएगा और बाकी एजिटेज जुड़ जाएंगे। तो जल बाहर निकल गया, ये एल्किल नाइट्रेट का निर्माण हो गया। नेक्स्ट है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब होता है जल का बाहर निकलना। यदि एल्कोहलों की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ करवाते हैं तो निर्जलीकरण के द्वारा एल्कीन का निर्माण होता है। उदाहरण के रूप में देखो आप, ये इथेनॉल है, इथेनॉल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ करवाते हैं तो एथीन बनेगा और H2O बाहर निकलेगा। ये जल का अणु बाहर निकला है इसलिए इसे निर्जलीकरण बोलते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म देखो आप, ये एल्कोहल पर सबसे पहले H+ अटैक करेगा। H+ कहाँ से लिया है? H+ H2SO4 से आया है और ये H+ इस OH पर अटैक करेगा तो ये इस तरीके का बन गया। इस OH पर अटैक किया, इस OH पर अटैक किया तो ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। चूँकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज अस्थायी है अतः इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर ये जल के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये जल का अणु बाहर निकल गया, इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब चूँकि ये कार्बोधनायन है अस्थायी है तो ये इसकी संरचना को यदि खोल के लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये कार्बोधनायन है अस्थायी है तो ये एक कार्बन अपने H को H+ के रूप में त्याग देगा। तो इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो जो हमने H2SO4 से H+ लिया वो वापस लौटा देंगे ये। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि निर्जलीकरण में एक कार्बन से तो OH निकलता है, दूसरे कार्बन से H निकलता है। इस तरीके से जल के अणु का निष्कासन हो जाता है। देन है निर्जलीकरण में पुनर्विन्यास। यदि निर्जलीकरण अभिक्रिया के दौरान कोई ऐसा कार्बोधनायन बनता है जिसमें पुनर्विन्यास होने की संभावना हो, पुनर्विन्यास से वो प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक बनने की संभावना हो, तो हमेशा पुनर्विन्यासित उत्पाद ही बनेगा।
आप उदाहरण के रूप में देखो, ये पेंटेनॉल है, पेंटेनॉल की अभिक्रिया करवाएंगे अम्ल की उपस्थिति में, तो सबसे पहले H+OH पर अटैक किया, OH पर अटैक किया तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके ये बाहर निकल गया, तो जल का अणु बाहर निकल गया, इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखिएगा, यदि इसमें यहाँ नज़दीकी कार्बन से H बाहर निकलता है, जो कि प्राथमिक कार्बन है, ये प्राथमिक कार्बोकैटायन है, नज़दीकी कार्बन से H बाहर निकलता है तो 1 ब्यूटीन बनती है, ये 1 ब्यूटीन बनती है यदि इस कार्बन से H बाहर निकलता है। और यदि यहाँ का H इस पर चला जाए, इसमें पुनर्विन्यास हो जाए, रीअरेंजमेंट हो जाए, तो ये द्वितीयक कार्बन बन जाएगा, द्वितीयक कार्बोधनायन बन जाएगा ये। क्योंकि इधर यहाँ पर देखिएगा, इस कार्बन का H पुनर्विन्यासित होकर इधर चले जाए तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ आ जाएगा तो ये द्वितीयक कार्बोधनायन बन जाएगा। हम जानते हैं प्राथमिक कार्बोधनायन की तुलना में द्वितीयक कार्बोधनायन ज़्यादा स्थायी होता है। तो एक H+ के रूप में इस कार्बन से निकल जाएगा तो एल्कीन बनेगा और 2 ब्यूटीन बनेगी। तो ये 2 ब्यूटीन 1 ब्यूटीन की तुलना में अधिक स्थायी है। तो जो 1 ब्यूटीन है वो कम स्थायी है, 2 ब्यूटीन है वो ज़्यादा स्थायी है, क्योंकि इसका निर्माण द्वितीयक कार्बोधनायन से हुआ है जबकि इसका निर्माण प्राथमिक कार्बोधनायन से हुआ है, अतः ये ज़्यादा स्थायी है। इसलिए निर्जलीकरण अभिक्रिया में यदि पुनर्विन्यासित होने की संभावना हो तो हमेशा पुनर्विन्यासित उत्पाद ही बनेगा। थैंक यू।